ओके, हेलो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। हम लोग बना रहे हैं क्लास 12th के फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़। इसमें चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 11 तक ऑलरेडी हमने वीडियो अपलोड कर दिया है, आपने उम्मीद है देखा होगा और उनके अनुसार आपने अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन शुरू कर दी होगी। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 12 जो है हमारा, यानी एटम। वहाँ से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो चलिए बिना किसी देरी के स्क्रीन पर चलते हैं और परीक्षा सार के पीडीएफ से मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा कि आपको यहाँ से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे और क्या क्या पढ़ना है। ठीक, तो सबसे पहली चीज़ इसका मार्किंग स्कीम समझिए। मार्किंग स्कीम, इस चैप्टर से प्यारे बच्चों सिर्फ एक क्वेश्चन आता है और वो क्वेश्चन आता है 3 नंबर का। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा और ये टोटल आपको 3 नंबर देके जाएगा। यहाँ से कोई 2 नंबर का क्वेश्चन नहीं आएगा, कोई 1 नंबर का क्वेश्चन नहीं आएगा, ना 4 का ना 5 का। सिर्फ एक क्वेश्चन रहता है 3 नंबर का और वो 3 नंबर लाइक ही आता है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वो कौन सा क्वेश्चन है जो आपको इस साल प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज देखिए, यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले तो यहीं पे समझ लीजिए मार्किंग स्कीम के साथ साथ कि भाई इस साल यहाँ पे क्या आने वाला है। तो ये चैप्टर जो है एक ऐसा चैप्टर है प्यारे बच्चों जहाँ से इसके 2 पोर्शन बनते हैं। ध्यान से सुनिएगा, हमारा ये जो एटम का चैप्टर है, इस चैप्टर में 2 हिस्से बनते हैं। एक हिस्सा होता है हमारा थ्योरी का और एक हिस्सा होता है न्यूमेरिकल का। यानी वो चैप्टर है जहां से आपके न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, थ्योरी और न्यूमेरिकल। समझे? अब रह गया सवाल थ्योरी का, तो थ्योरी में क्या पूछेगा क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा, है ना? तो याद रखिए 3-4 टॉपिक हैं थ्योरी के, 3 से 4 टॉपिक। सबसे पहले तो आपने 11th केमिस्ट्री में पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 2 में स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अलग अलग लोगों ने अलग अलग टाइम पे एटम का स्ट्रक्चर बताने की कोशिश की थी, वो सब कुछ यहाँ रखा हुआ है। एटम नाम ही है इस चैप्टर का। तो केमिस्ट्री का पूरा पोर्शन यहाँ फिजिक्स में आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है, अब स्टार्ट होता है हमारा एटम के मॉडल से, और पहला मॉडल बनाया था जे थॉमसन ने। तो ध्यान से समझिएगा थ्योरी का पोर्शन क्या क्या है, मैं वो समझा रहा हूं। तो पहला जो आपको टॉपिक पढ़ना है मॉडल ऑफ एटम में से, मॉडल ऑफ एटम। एटम के मॉडल में से कौन कौन सी थ्योरी पढ़नी है? पहली थ्योरी है आपका जे थॉमसन का। अभी सिर्फ समझिएगा, पढ़ना नहीं है ना, पढ़ना क्या है मैं वो बता रहा हूं। जे थॉमसन। उसके बाद दूसरा जो था वो है रदरफोर्ड, अंस रदरफोर्ड बोलते हैं ना, रदरफोर्ड का मॉडल एटम का। तीसरा है आपका बोहर का मॉडल, नील बोहर्स का मॉडल। ठीक, बस ये 3 मॉडल हैं प्यारे बच्चों। आई बात समझ में? अब दिक्कत ये है, ये जो 3 मॉडल मैंने आपके सामने लिखा है, इन तीनों मॉडल के ऊपर थ्योरी भी है और ड्रॉबैक भी है। तीनों के थ्योरी भी है और इनकी लिमिटेशंस भी हैं। अब यही असली गेम है। ये गेम अगर आप समझ गए तो आपके लिए ये चैप्टर कुछ नहीं है, यानी 3 नंबर आपने समझ लिया। ठीक, अब ध्यान से समझिएगा। हुआ ये है कि भैया ये 3 टॉपिक जो आपके सामने मॉडल के लिखे हुए हैं, 3 टॉपिक मॉडल के आपके सामने जो मौजूद हैं, इसमें से 2 हिस्से बनते हैं इसके। फिर से तीनों के 2 हिस्से बनेंगे। पहला हिस्सा क्या होगा? पोस्टुलेट, यानी थ्योरी। पोस्टुलेट, पोस्टुलेट समझ रहे? जिन्होंने जैसे बोहर ने अपने नियम बनाए उसको पोस्टुलेट बोलेंगे, रदरफोर्ड ने नियम बनाए उसको भी पोस्टुलेट बोलेंगे, जे थॉमसन ने एटम का स्ट्रक्चर बताया, 2-4 पॉइंट लिखा, उसको पोस्टुलेट बोलेंगे। तो पहला चीज है इसमें पोस्टुलेट। ठीक, और दूसरा चीज है लिमिटेशन या ड्रॉबैक। लिमिटेशंस बोल दीजिए या ड्रॉबैक्स बोल दीजिए। पोस्टुलेट यानी लॉ, उसके रूल। पोस्टुलेट का मतलब है रूल। ठीक, इसके 2 पॉइंट हैं। अब मजे की चीज ये है, ध्यान से समझिएगा, ये जो तीनों मॉडल हैं आपके जो इस चैप्टर में पूछे जाते हैं, पोस्टुलेट जो है वो 2024 में तीनों पूछ लिए गए। पोस्टुलेट के टॉपिक्स जो हैं, चाहे जे थॉमसन का हो, चाहे रदरफोर्ड का हो, चाहे बोहर्स का हो, तीनों के पोस्टुलेट 2024 में आ गए। तो 25 में क्या आएगा? समझ गए ना? हाँ समझ गए, समझदार तो हो। 25 के लिए आपको क्या पढ़ना है जी? तीनों के लिमिटेशंस। ठीक है, तीनों के लिमिटेशन। लेकिन अभी ये एक हिस्सा है प्यारे बच्चों। तो मैं रिकमेंड ये करूंगा कि इस साल आपको कोई भी पोस्टुलेट नहीं पढ़ना है।
पूरे पूरे चाहे जे थॉमसन का पॉस्टुलेट हो, रदरफोर्ड का पॉस्टुलेट हो, बोहर्स का पॉस्टुलेट हो, तीनों छोड़ देना, लेकिन तीनों का क्या पढ़ना है आपको, लिमिटेशन। समझ गए? तो लिमिटेशन पर हम इंफेसाइज करेंगे, ये आपको पढ़ना है। और दूसरी चीज न्यूमेरिकल पढ़ना है। दूसरी चीज आपको क्या पढ़ना है, न्यूमेरिकल। ठीक, अब इसका जो रेशियो है ध्यान से समझना कि भाई इस साल थ्योरी में लिमिटेशन आएगा तीनों में से किसी का, तीनों सेट में अलग अलग क्वेश्चन रहेंगे भाई ना, पहली चीज तो ये याद रखना, तीनों सेट में कॉमन नहीं रहेगा। सेट ए में अलग क्वेश्चन, सेट बी में अलग क्वेश्चन, सेट सी में अलग क्वेश्चन, तीनों में अलग अलग क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो एक में आपका जे थॉमसन आ जाएगा, एक में रदरफोर्ड आ जाएगा, एक में बोहर्स आ जाएगा, लेकिन पॉस्टुलेट नहीं आएगा। क्या आएगा, लिमिटेशन आएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भाई इस साल लिमिटेशन का जो सिलसिला है ये मैं मानता हूं ज्यादा से ज्यादा मान लो 30%, 70 तो मैं न्यूमेरिकल के लिए लिखना चाहूंगा इस साल के लिए। ये मान के चलिए बच्चों आप कि जो लिमिटेशन का सिलसिला है ये ज्यादा इसका गुंजाइश है, मात्र 30% चांस है कि इस साल लिमिटेशन आएगा, और 70% चांस लगता है बेटा कि न्यूमेरिकल आएगा। 70% चांस, इसका उल्टा भी हो सकता है, ये मेरा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मुझे ये लगता है कि इस साल जो है आपका न्यूमेरिकल आएगा यहां से 3 नंबर के लिए। समझ गए? और बहुत हुआ गुंजाइश तो 30% चांस है कि भाई आपका थ्योरी आएगा, और थ्योरी में क्या पूछा जाएगा, लिमिटेशन पूछा जाएगा तीनों का। तो मैंने आपको पूरा हिसाब किताब समझा दिया। तो इसका ये मतलब है प्यारे बच्चों कि आपको इस साल 2025 के लिए इस चैप्टर के न्यूमेरिकल को खगाल डालना है, और सबके लिमिटेशन पढ़ लेना। भाई ये भी आ सकता है, वो भी आ सकता है, अंदाजा लगाना अपना अपना सबका हक है। हो सकता है आप बोलेंगे 50-50 हो सकता है कोई बोलेगा नहीं 60% थ्योरी की उम्मीद है और 40% न्यूमेरिकल को उम्मीद है, कोई बोलेगा 40% थ्योरी है 60% न्यूमेरिकल है, तो कुछ भी हो सकता है। मैंने 2 क्राइटेरिया बता दिया कि या तो थ्योरी आएगा तो थ्योरी में लिमिटेशंस आएंगे, और या अगर न्यूमेरिकल आता है तो फिर क्लियर कट 2-3 ठो न्यूमेरिकल है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो शुरू करते हैं लेक्चर को, चलिए बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ना है, कोई एक्सपेरिमेंट यहाँ से नहीं पूछा जाता, कोई एंगुलर मोमेंटम नहीं पूछा जाएगा, ये कुछ नहीं आएगा, ये कुछ नहीं आएगा। चाहे परीक्षा बोर्ड से पढ़ रहे हो, परीक्षा सार से पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, पहला क्वेश्चन जो आपके लिए इस साल दावेदार है वो ये है, क्वेश्चन नंबर 11। पहला दावेदार, फॉर बामर सीरीज या बामर स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम राइट फार्मूला टू फाइंड आउट वेवलेंथ। पहले तो फार्मूला लिखना, ये फार्मूला रट लो क्योंकि इस फार्मूले से ही न्यूमेरिकल बनाओगे। ठीक, तो इसको रट लो। लेकिन ये बामर सीरीज के लिए फार्मूला आपको कैसे रटना है, किसी भी सीरीज के लिए फार्मूला कैसे रटना है, देखिए फार्मूला मैं लिख देता हूं, आप अपनी कॉपी में लिख के रट लो। न्यूमेरिकल के लिए फार्मूला होता है 1/लैम्डा, लैम्डा होता है वेवलेंथ, और वेवलेंथ का ही रेंज निकालने के लिए आपसे फार्मूला पूछता है। वेवलेंथ का रेंज का क्या मतलब है कि मैक्सिमम वेवलेंथ कितना होगा और मिनिमम वेवलेंथ कितना होगा, मिनिमम से मैक्सिमम रेंज कहलाता है। तो वेवलेंथ का फार्मूला होता है, यहां पर देखिए हमारा फार्मूला है आर, आर के नीचे एच लगा देते हैं, इसको रेडबर्ग कांस्टेंट पढ़ते हैं, रेडबर्ग। एच मत लगाओ, भले आपकी बुक ने एच नहीं लगाया, कोई कोई बुक एच भी लगाता है, तो वो तो सिंबल है, आपकी मर्जी, लगाना चाहो लगाओ, नहीं लगाना चाहो मत लगाओ। आर हो गया। इसके बाद फार्मूला होता है 1/n2 का होल स्क्वायर, 1/n2 का होल स्क्वायर, n2 का होल स्क्वायर माइनस 1/n1 का होल स्क्वायर। समझ आया? n2 का होल स्क्वायर और n1 का होल स्क्वायर। n1 n2 क्या है, ये पहले तो ये फार्मूला आप रट लीजिए। ठीक, पहले तो ये फार्मूला आप रट लीजिए। दूसरी चीज, इसमें जो रेडबर्ग कांस्टेंट आता है आर, इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू मैं न्यूमेरिकली देख के आपको बता देता हूं, नोट कर देता हूं। हालांकि इसको अपन यूज नहीं करेंगे, इसका शॉर्टकट ट्रिक मैं आपको बता दूंगा बनाने का। 1.097 इंटू 10⁻7 होता है इसकी वैल्यू, यानी ये जो रेडबर्ग कांस्टेंट है इसकी वैल्यू होती है 1.097 इंटू 10⁻7। ठीक है, अब n1 n2 क्या चीज है इसको समझ लेते हैं जल्दी से, फिर आगे आपको मैं क्वेश्चंस बताता हूं कि बनाना कैसे है। ठीक, देखो आपने अगर ये चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने ये पढ़ा होगा कि बहुत सारे ऐसे एनर्जी के लेवल्स हम लोग ऐसे लाइन में दिखाते हैं, एनर्जी के लेवल्स। ठीक है, ऐसे। ठीक, 1 2 3 4 5, मान लो ये 6 है, ये 7। ठीक, एनर्जी के लेवल, इसको बोलते हैं ग्राउंड लेवल। n=1, n=2, इधर मुझे ज्यादा लंबा बनाना था, n=3, n=4। ये एनर्जी के लेवल को अपन n=5 n से रिप्रेजेंट करें ना, एनर्जी लेवल्स हैं ये 6 हो गया, और ये n=7 एनर्जी के लेवल्स हैं। तो पहले सेल को, पहले लेवल को बोलते हैं ग्राउंड लेवल, ग्राउंड स्टेट। इसको क्या बोलते हैं अपन, ग्राउंड स्टेट या ग्राउंड लेवल। और ऊपर वाले लेवल को बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट।
अब होता ये है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझ लीजिए, तुरंत क्विक बता रहा हूं क्योंकि आगे न्यूमेरिकल में ये काम आएगा। अगर किसी भी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज करके पहले ऑर्बिट में आ गया, ये होता ये है कि भैया कोई एटम है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, अगर बाहर से उसको एनर्जी मिल गई, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्साइटेड होके ऊपर वाले एनर्जी लेवल में चढ़ना शुरू कर देगा, लेकिन वहां उसके लिए जगह होती नहीं है, तो उसको अपनी एनर्जी बाहर निकालनी पड़ती है। तो एनर्जी बाहर निकालेगा लाइट के फॉर्म में, और वापस वो उसी ऑर्बिट में आता है जहां वो था, जहां वो चक्कर लगा रहा था। तो हम ये इस आधी स्टोरी से स्टार्ट करते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर चढ़ गया ऊपर, अब जब ऊपर से नीचे आएगा तो अपनी एनर्जी बाहर निकालेगा लाइट के रूप में, उसी की वेवलेंथ आपसे पूछी जाती है कि जो लाइट निकलती है उसका वेवलेंथ बताओ। तो मान लो अगर 7वें ऑर्बिट से कोई इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में आता है, पहले एनर्जी लेवल में आता है, या 6वें से आता है पहले एनर्जी लेवल में, समझते जाना, या 5वें से आता है पहले एनर्जी लेवल में, या चौथे से आया, या तीसरे से आया, या दूसरे से आया, बात समझते जाना। ठीक है, ये आया तो कौन से एनर्जी लेवल में लौट के आया, n=1 में, तो ये n1 हो गया, समझ आया? नहीं, ये n2 की वैल्यू, यानी किसमें लौट के आया, किसमें इलेक्ट्रॉन लौट कर आया, कौन से एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन लौट के आया, उसको अपन किससे दिखाते हैं, उसको हम दिखाएंगे n2 से। किससे दिखाना है, n2 से, समझ रहे हो, किससे दिखाना है, n2 से। तो हमारे फॉर्मूले में देखो यहां पर n2 यूज होता है, ये n2 है, तो n2 की जगह कौन सा नंबर आएगा, किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन लौट के आ रहा है उसको n2 बोलना है, और कहां से लौट के आ रहा है उसको n1 बोलना है। समझे, जैसे सातवें ऑर्बिट से अगर इलेक्ट्रॉन लौट के आ रहा है तो n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7। दूसरे ऑर्बिट से अगर इलेक्ट्रॉन लौट के आ रहा है तो उसको क्या बोलना है, n1 की वैल्यू 2। तो कहां से आना है, कहां से आया, ये कौन हो जाएगा, n1, और किस में आया, ये क्या हो जाएगा, n2। ये बात समझ गए आप, उम्मीद है इतना तो आप समझ गए होंगे। ठीक, समझ गए, ठीक। अब इसके लिए कुछ कुछ सीरीज बनी हुई है, अब ध्यान से समझिएगा आप ना, ये तो समझ गया, मैं इसको मिटा रहा हूं ना, नीचे का पोर्शन मिटाता हूं, ध्यान से समझिएगा, ये ग्राउंड स्टेट है, ये भी आप समझ गए। आप समझिएगा ना, अगर पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन लौट के आ गया, तो एटम में जब हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन लौट के जाता है लोअर ऑर्बिट में, और पहले सेल में पहले ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन लौट के चला गया और उसने जो लाइट निकाली, उस लाइट को सबसे पहली बार लाइमन ने ऑब्जर्व किया था, लाइमन साइंटिस्ट का नाम है, इसलिए जो लाइट की सीरीज बनी इसको बोलते हैं लाइमन सीरीज। और ये होता है अल्ट्रावायलेट, यूवी रीजन में आता है, अल्ट्रावायलेट रेस होता है ये, समझ आई बात? इसके बाद देखो, ध्यान से समझना, इसके बाद अगर मान लो इलेक्ट्रॉन लौट के आया, सिर्फ दूसरे ऑर्बिट तक आया, नीचे नहीं गया, जैसे समझना 7वें ऑर्बिट से आ गया दूसरे ऑर्बिट में, फिर 6वें से भी आ गया दूसरे ऑर्बिट में, 5वें से भी आया दूसरे में, फिर यहां से आ गया दूसरे में, यहां से आ गया दूसरे में, सिर्फ कहां पे आके रुकता है, दूसरे ऑर्बिट में। इसको बामर ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था, इसलिए सीरीज का नाम रख दिया हमने बामर सीरीज। ठीक है, बामर सीरीज, ये होता है विजिबल लाइट जिससे हम देखते हैं, विजिबल लाइट, ठीक है, जिससे अपन देखते हैं, ये विजिबल लाइट होती है। ठीक है, यहां तक समझ गए। तीसरा जो होता है, तीसरा समझिएगा, तीसरा अगर सारे इलेक्ट्रॉन अपर लेवल से लौट के आते हैं तीसरे ऑर्बिट में, तीसरे ऑर्बिट में लौट के आते हैं ऐसे, ये वाली सीरीज पाश्चन ने सबसे पहले ऑब्जर्व की थी, इसलिए इसको बोलते हैं पाश्चन सीरीज। और ये होता है इंफ्रारेड, इसको IR लिख रहा हूं ना मैं, इंफ्रारेड, और इसके ऊपर जितने आएंगे सब इंफ्रारेड रीजन के रहेंगे। तो आपसे क्वेश्चन में रीजन भी पूछता है, किस नेचर की लाइट होगी, यूवी रेस होगी, विजिबल होगी कि इंफ्रारेड होगी, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। अब देखना, ध्यान से समझना, मुझे सिर्फ 2 चीज यहां से समझानी थी, ज्यादातर वो लाइमन और बामर के लिए क्वेश्चन पूछेगा, न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूं मैं, तो याद रखना लाइमन के ऊपर क्वेश्चन आएगा और बामर के ऊपर क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब यहां देखना n1 n2 क्या होगा, अगर लाइमन सीरीज होगी तो n2 की वैल्यू क्या रखेंगे आप, 1। लाइमन सीरीज के लिए n2 की वैल्यू आप क्या रखेंगे, 1। और अगर बामर सीरीज होगी तो इलेक्ट्रॉन कहां लौट के आ रहा है, दूसरे ऑर्बिट में, तो n2 की जगह वैल्यू क्या लिखेंगे आप, यहां पर n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। याद रहेगा, बामर सीरीज के लिए n2 की वैल्यू 2 हो जाएगी और लाइमन सीरीज के लिए n2 की वैल्यू 1 हो जाएगी, यहां पर 1 लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, ऐसे फॉर्मूला फिर इस प्रकार हो जाएगा, देखना ना, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। पहला मैं नोट कर रहा हूं लाइमन सीरीज के लिए,
लाइमन सीरीज के लिए 1 अपॉन वेवलेंथ इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट, और ये फॉर्मूला हो जाएगा 1 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन। उसको एन ही रखो अभी ना, एन कहां से आया वो है। दूसरा देखो बामर सीरीज के लिए, बामर सीरीज के लिए फॉर्मूला हो जाएगा 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर, यहां आ जाएगा 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, एन 2 की जगह 2 आ गया, और माइनस 1 अपॉन एन। इसी प्रकार से अगर पास्चन होगा, पास्चन सीरीज, तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाता है 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर 1 अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन। एन का स्क्वायर है भाई ना, ये स्क्वायर लगाते जाना, यहाँ स्क्वायर भूल गया हूं मैं, दोनों में स्क्वायर होता है, दोनों n1 n2 में स्क्वायर होता है, ये समझ गए। पास्चन के आगे होता है ब्रैकेट सीरीज, उसके आगे होता है फंड सीरीज, उसमें p साइलेंट होता है। इतनी चीजें मैंने आपको बता दी, और आपको n1 n2 की वैल्यू याद रखना और r की वैल्यू यहां से याद रखना है। तो अगर आपने मेरी बताई हुई इतनी चीज याद कर ली तो भाई न्यूमेरिकल बनाने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी, समझ गए, बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक, अब यहां से क्वेश्चन में मार्क करवाता हूं, वो क्वेश्चन आप पढ़ लो खाली बस। तो पहला तो मैंने यही क्वेश्चन बता दिया, पहली सीडी है, यही आएगा, बामर सीरीज के लिए पूछा है। तो देखो बामर सीरीज के लिए यहाँ n2 की जगह क्या पुट किया गया है, 2 दिख रहा है। बामर सीरीज में यहां पर n2 के स्क्वायर की जगह क्या पुट किया है, 2, मैंने नीचे बताया है बामर सीरीज में, ठीक है, दिख रहा है। n2 की जगह हमने यहां पर क्या पुट किया है प्यारे बच्चों, देखो 2 का स्क्वायर सेम है वही, और जब ये 2 हो जाएगा तो फिर n की वैल्यू 3 4 5 6 आप पुट करेंगे यहां पर, समझ गए। तो इसमें मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ कैसे निकालते हैं ये आप पीछे न्यूमेरिकल में देख लीजिएगा, ठीक है। ये इस तरह से यहां पर वैल्यू निकाल दिया, हालांकि इसको निकालने का प्रक्रिया थोड़ा कठिन है, लेकिन आप इसको मैं न्यूमेरिकल में बता दूंगा किस तरह से सॉल्व करना है, तो ये इस तरह से आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये कहां पर आता है बामर सीरीज, किस रीजन में फंसता है, देखो विजिबल लाइट, ये मैंने लिखा है ना यहाँ पर, देखो बामर में विजिबल लाइट, तो विजिबल लाइट के रीजन में ये फंसता है स्पेक्ट्रम में। अब इसमें सिर्फ एक ही डाउट आपको रहेगा कि ये जो वेवलेंथ निकाला है मैक्सिमम और मिनिमम, ये कैसे निकाला है, तो इसको पीछे न्यूमेरिकल जब आएगा वहां पर मैं आपको बता दूंगा, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो आपने इसको प्रिपेयर करना बेटा, याद रखना, बामर सीरीज प्रिपेयर करिए और लाइमन सीरीज प्रिपेयर करिए, पास्चन भी कर लीजिएगा, ये भी पूछ सकता है। तो ज्यादातर फेवरेट जो है वो बामर और लाइमन में ही घुमाता रहता है, पास्चन बहुत कम आता है, लेकिन पढ़ लीजिएगा। पास्चन के लिए मैंने बताया यहाँ पर n2 की वैल्यू 3 आ जाएगी, देखो यहाँ पर पुट किया है, देखो चेक करो, बाकी सब कुछ वैसे ही है। अब याद रखना यहाँ अगर 3 पुट किए हो तो फिर ये जो n की वैल्यू होगी ये कहां से स्टार्ट होगी, 4 5 6। अगर यहाँ n की वैल्यू 1 है तो फिर ये 2 3 4 से इसको पुट करेंगे n की वैल्यू को, समझ आई बात। तो भैया ये सब कुछ एक जैसे बनते हैं, तो आपको ये 2 से 3 न्यूमेरिकल आपको प्रैक्टिस करके जाना है, हर हाल में जैसे भी हो सके प्रैक्टिस करके जाना। मैं एक न्यूमेरिकल करवा दूंगा अभी इसी क्लास में, ताकि आपसे ये बनने लग जाए, और उसका ट्रिक बताऊंगा कि कैसे बनाना है। तो एक क्वेश्चन आपने ये न्यूमेरिकल वाला प्रैक्टिस करना है। फंसेंगे आप यहां पर कि ये वैल्यू कैसे आएगा, ये वैल्यू कैसे आएगा, तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको आखिरी में बताता हूं, ठीक। तो मैंने ये 3 क्वेश्चन मार्क कर दिए न्यूमेरिकल का, आप ये पढ़ लीजिए। दूसरा ये एक क्वेश्चन है जो आपके मॉडल पेपर में इस साल डाला गया है, तो इसको प्रैक्टिस करिए, इसको मैं यहीं पर सॉल्व कराता हूं, आप ध्यान से देखिए, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ शॉर्टेस्ट मिनिमम वेवलेंथ, मिनिमम वेवलेंथ के लिए बेटा याद रखना n की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करते हैं। जब छोटे से छोटा हमको वेवलेंथ चाहिए होता है, मैं भी समझाता हूं कैसे, तो हम n की वैल्यू क्या पुट करते हैं, इन्फिनिटी। मिनिमम वेवलेंथ जब चाहिए तो n की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करेंगे, और मैक्सिमम वेवलेंथ जब चाहिए तो n की वैल्यू छोटी से छोटी पुट करेंगे, सबसे छोटी, ठीक है, सबसे छोटी। तो अगर यहां 1 लिखा होगा तो सबसे छोटा फिर कौन हो जाएगा, 2, समझ आई बात। और अगर यहां 2 लिखा रहेगा तो ये सबसे छोटा क्या हो जाएगा, 3, क्योंकि इस नंबर 2 से बड़े ही नंबर रखा जाएगा यहां पर। आई बात समझ में। तो ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसको कैसे बनाना है, पहले प्रश्न समझते हैं, उसके बाद इसको बनाते हैं। प्रूव दैट द रेशियो ऑफ मिनिमम वेवलेंथ ऑफ लाइमन, बामर एंड पास्चन, तीनों सीरीज के लिए पूछ लिया, लाइमन के लिए, बामर के लिए, पास्चन के लिए, और तीनों का फॉर्मूला मैंने बता दिया कैसे करना है फॉर हाइड्रोजन एटम। और हमको ये प्रूव करके दिखाना है कि तीनों का लैम्डा कैसा आएगा, 1:4:9, यानी लाइमन वाले का जो वेवलेंथ है वो 1 गुना होगा, तो बामर वाले का 4 गुना होगा, तो पास्चन वाले का 9 गुना होगा, ये रेशियो में है। तो देखो सबसे पहले हमने फॉर्मूला लिखा लाइमन सीरीज के लिए 1 अपॉन लैम्डा, दिस इज फॉर लाइमन, तो लाइमन का एल लिख दिया, अदरवाइज आप 1 अपॉन लैम्डा भी लिखेंगे तो चलेगा। फॉर्मूला ये है, लाइमन सीरीज में इलेक्ट्रॉन कहां लौट के आता है, पहले ऑर्बिट में, तो इसलिए n2 का वैल्यू क्या लिखा है, 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n। अब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए हमने ये जो n है ये इन्फिनिटी पुट करना रहता है, ये वाला n, ये आपको याद रखना है, ठीक है। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए इन्फिनिटी को क्या पुट, n को क्या पुट करना है आपने, इन्फिनिटी। और ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए भैया हमको निकालना है वेवलेंथ, तो अगर वेवलेंथ डिनोमिनेटर में है तो इधर वाली चीज क्या होनी चाहिए, बड़ी, तो बड़ी वैल्यू पुट करेंगे तब ना डिनोमिनेटर छोटा आएगा।
इसलिए सबसे बड़ी वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी, इसलिए हम n की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करते हैं। याद रहेगा आपको ये, ठीक है, ये आपको याद रखना है, समझ गए। इसलिए हमने n की जगह यहाँ इन्फिनिटी पुट किया। 1/इन्फिनिटी जो है वो 0 हो जाता है, ये 0 बन के खत्म हो गया, तो खाली क्या बचा 1/1, और 1/1 1 ही होता है। 1 मल्टीप्लाइड बाय r क्या बचा r, तो ये 1/λ इक्वल टू r आया। अब आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, r चला गया नीचे, लैम्डा चला गया ऊपर, ये ऐसा आया था देखो 1/λ इज इक्वल टू r, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा 1/r नीचे आ जाएगा, लैम्डा उधर चला जाएगा, देखो लैम्डा इक्वल टू 1/r लिख लिया। समझ आया। अब r की वैल्यू, अब आपको सॉल्व नहीं करना इसको, r की वैल्यू रख के, नहीं तो बहुत पेचीदा हो जाएगा, हमने तो खाली रेशो निकालना है। ये आपने निकाल लिया किसके लिए, लाइमन सीरीज के लिए। बामर के लिए देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, n2 की जगह 2 का स्क्वायर, और फिर आपको n की वैल्यू क्या पुट करनी है यहाँ पर इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी 0 होता है, खाली क्या बचेगा 1/4 का स्क्वायर। तो मैं इसको यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, देखना 1/λ बामर सीरीज के लिए कितना आ जाएगा, ऊपर r है और नीचे 1/2 का स्क्वायर यानी 4। अब आप r को घुमा दो, यानी इस 4 को भेज दो उधर, लैम्डा को भेज दो इधर, r को भेज दो इधर, तो ये कैसा हो जाएगा, देखो यहां पर लिख रहा हूं मैं, दिस इज 4 ऊपर चला गया, r नीचे आ गया और लैम्डा उधर चला गया, तो बामर सीरीज के लिए लैम्डा कितना आ गया 4/r, दिख रहा है, बना लेंगे। इसी प्रकार से पास्टन सीरीज के लिए यहां आपको 3 लिखना है, ठीक। इसी प्रकार से आपको n की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करना है, ये आपका 0 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, r/9 हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 9/r हो जाएगा लैम्डा पास्टन के लिए। अब ये तीनों वैल्यू हमने लिख दिया, देखो लैम्डा फॉर लाइमन सीरीज, लैम्डा फॉर बामर सीरीज, लैम्डा फॉर पास्टन सीरीज, रेशियो में is2 और तीनों की वैल्यू लिख दी। तीनों के डिनोमिनेटर में देखो r है, तो हम r से सबको डिवाइड करेंगे तो तीनों का डिनोमिनेटर कट जाएगा, खाली ये चीज बचेगा और आपका ये प्रूव हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसको बनाना है, ये समझ लीजिएगा आप। आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपको क्या पढ़ना है, ये सब कुछ नहीं पढ़ना है, ये सब भी कुछ नहीं पढ़ना है, ये सब नहीं आएंगे। न्यूमेरिकल है तो आप एक बार ये न्यूमेरिकल देख लीजिएगा, मैं लेकिन रिकमेंड नहीं करता इसको, एक बार आप देख लीजिएगा। न्यूमेरिकल आएगा वही सीरीज के ऊपर, जैसे ये आ गया, ठीक है, इसको बना लेना एक बार, इसको बना लेना, इस पर न्यूमेरिकल आ सकता है, हालांकि है कुछ नहीं, बहुत आसान है, मैं जहां पर समझाना चाहता हूं वहीं पर न्यूमेरिकल समझाऊंगा। अब देखो थ्योरी वाला पोर्शन आया, तो ध्यान से देखना, पोस्टुलेट है रदरफोर्ड का, पोस्टुलेट 2024 में आ गया है, 25 में नहीं आएगा, पोस्टुलेट छोड़ दीजिएगा, खाली लिमिटेशन पड़ेगा, जहां भी लिमिटेशन होगा। ड्रॉबैक ऑफ बोहर मॉडल पढ़ लेना, ड्रॉबैक को ही लिमिटेशन बोलते हैं ना, ड्रॉबैक को ही क्या बोलते हैं, लिमिटेशंस। तो लिमिटेशन आपको पढ़ना है, यहां से जरूरी नहीं है इतने सारे पॉइंट लिखेंगे, 3 नंबर का आता है, आप 3 पॉइंट लिखिए, इसमें 6 पॉइंट बनाया हुआ है, समझ रहे हैं, आता है 3 नंबर का तो आपको 3 पॉइंट लिखना है खाली, बस। आगे चलते हैं। दूसरा ये देखिए, ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आया, ये है इस साल के लिए इंपॉर्टेंट, तो ये पढ़ लेना, ये भी आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं पॉइंट वाइज, कोई जरूरी नहीं है कि आप इसको लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन लिखें, खाली 3 पॉइंट लिख दीजिएगा। रदरफोर्ड एटम की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, रदरफोर्ड का मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। दूसरा क्या है, हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम बनता है, लाइन स्पेक्ट्रम, उसको भी रदरफोर्ड का मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाता, समझे, और जो बाकी क्वेश्चन है वो भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो 2-3 शब्द आप पढ़ करके बना करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, चलिए इसको भी स्किप करिए, जो भी लिमिटेशन वाले टॉपिक है खाली वो पढ़ना है। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट नहीं पढ़ना है, नहीं आता। ये एनर्जी भी, एनर्जी का जो न्यूमेरिकल है ये भी मुझे नहीं लगता कि आएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल पूछेगा सिर्फ एक टॉपिक पर, वो टॉपिक कौन सा होगा इसको देख लीजिए। ये है बोहर पोस्टुलेट का इस्तेमाल करके आपको रेडियस का फॉर्मूला डिराइव करना है, इसको भी देख लीजिएगा एक बार। मैं उतना 100% श्योर नहीं हूं, लेकिन कुछ भी हो सकता है भाई, तो एक बार इसको देख के जाना, ठीक है। मैं उतना श्योर नहीं हूं इसके लिए, लेकिन एक बार आप देख के जाइएगा, ठीक है। एनर्जी लेवल डायग्राम भी नहीं पूछता, मेन पोस्टुलेट ऑफ बोहर मॉडल नहीं आएगा, क्योंकि 2024 में आया है, तो बोहर के मॉडल नहीं आएंगे बल्कि लिमिटेशन आएंगे। हाँ, दोनों के बीच में डिफरेंस आ सकता है, समझे भाई, पोस्टुलेट तो नहीं आना तो बाकी चीजें आ सकती हैं, तो आप एक बार डिफरेंस को भी प्रिपेयर करके जाना, ठीक है। ये आपको जितने क्वेश्चन मिल रहे हैं रदरफोर्ड की लिमिटेशन के ऊपर कि स्टेबिलिटी नहीं एक्सप्लेन कर पाई, ये सब पढ़ लेना। थॉमसन मॉडल का भी पोस्टुलेट आ गया, जे थॉमसन का ये भी नहीं पढ़ना, लिमिटेशन आप पढ़ लीजिएगा। अब हम आते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। न्यूमेरिकल है यहाँ पर, देखो ये न्यूमेरिकल, इसकी बात कर रहा था मैं, ये है न्यूमेरिकल, जो जो शुरू में मैंने आपको न्यूमेरिकल दिखाया बिल्कुल वही न्यूमेरिकल है, यहाँ पर इसको सॉल्व किया गया है और वहां बिना सॉल्व किए आपको लैम्डा का रेंज लिख के दिखा दिया गया है। अब यहाँ पर समझिएगा, मैं आपको समझाता हूँ इसको कैसे बनाना है ना, ध्यान से समझिएगा। देखिए, फाइंड आउट मैक्सिमम एंड मिनिमम वेवलेंथ पूछ दिया, वेवलेंथ की का रेंज पूछ दिया, मैक्सिमम वेवलेंथ, मिनिमम वेवलेंथ, जो पहले पन्ने पर लिखा हुआ था सॉल्यूशन,
ठीक है, फॉर लाइमन सीरीज, यही लाइमन के लिए भी आएगा, बामर के लिए भी आएगा। तो ये लाइमन सीरीज के लिए है और ये नीचे आप देखेंगे, देखो ये बामर सीरीज के लिए है। तो ज्यादा उम्मीद है कि बामर सीरीज का क्वेश्चन आएगा। लाइमन के लिए भी पूछ सकता है, बामर के लिए भी पूछ सकता है, तीनों सेट में अलग अलग क्वेश्चन रहते हैं भाई। तो 3 तरह के न्यूमेरिकल बन सकते हैं, लाइमन के लिए, बामर के लिए, पास्चन के लिए। तो मेंटली प्रिपेयर होके जाना, मेंटली प्रिपेयर होके जाना, समझ गए। तो इनको आप प्रैक्टिस कर लेना। अब कैसे बनाना है मैं जल्दी से एक बार आपको समझा देता हूँ, एक क्वेश्चन, बाकी आप बना लोगे। बाकी ये कहानी मैंने समझा दी है आपको, अगर पढ़ने वाले विद्यार्थी होगे तो मेरी बात अच्छे से समझे होगे। देखो, फाइंड आउट मैक्सिमम मिनिमम वेवलेंथ फॉर लाइमन सीरीज, ठीक, और रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू बता दी। अब अपन क्या करेंगे, हम ये फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक। अगर लाइमन सीरीज के लिए पूछा है तो यहां क्या लिखोगे, n2 की वैल्यू 1 का स्क्वायर, और बामर के लिए पूछेगा तो क्या कर दोगे, देखो बामर में n2 की जगह क्या लिखना होता है, 2 का स्क्वायर। ये देखना फॉर्मूला, ये अगर बामर के लिए आता है तो यहाँ 2, बाकी फॉर्मूला सेम है। तो चाहे मैं इसके लिए समझा दूं या उसके लिए, एक ही चीज ना है। तो चलिए पहले मैं लाइमन का बता देता हूं आपको, ठीक। तो n की वैल्यू क्या रखेंगे आप, अब ये डिपेंड करता है, देखना अब ध्यान से सुनना। आपसे 2 पूछा है, मैक्सिमम वेवलेंथ पूछा है, मिनिमम वेवलेंथ पूछा है। तो पहले क्या निकाला है, मैक्सिमम वेवलेंथ। मिनिमम वेवलेंथ के लिए मैंने पहले ही बता दिया, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लिखा था, उसके लिए n क्या पुट कर रहे थे, इन्फिनिटी। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ या मिनिमम वेवलेंथ के लिए n को क्या पुट करना है, इन्फिनिटी। और मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए चूंकि यहां पर n2 की वैल्यू 1 पुट की गई है, तो ये कहां से पुट किया जाएगा, ये 2 से स्टार्ट किया जाएगा। ये 2 से कहां तक जाता है, इन्फिनिटी तक। तो अगर आपको मैक्सिमम वेवलेंथ निकालना है तो आपको ये वैल्यू पुट करना है, समझे। मैक्सिमम के लिए n की सबसे छोटी वैल्यू पुट की जाएगी यहां। तो ध्यान से देखना, ये लाइमन का 1 स्क्वायर हो गया और ये n की वैल्यू 2 पुट कर दी है मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए, समझ आया। अब आप पहले ये ब्रैकेट सॉल्व कर लो। अब मैं इसको यहाँ पे साइड में सॉल्व करके दिखाता हूं, अभी कंफ्यूजन नहीं होना ना। यहां से देखना, यहां से मैं साइड में सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से समझते जाना। यहां से ना देखना क्या किया, देखना 1 अपॉन लेमडा मैक्स, मैक्सिमम वेवलेंथ निकाल रहे हैं अपन, है रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू 1 अपॉन 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7 है, ठीक। अब ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है, 1 अपॉन 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है। पहले अपन ब्रैकेट सॉल्व करेंगे ना, देखिएगा 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7, एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा। 1 से 4 डिवाइड हुआ 4, 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 4, 4 से 4 डिवाइड हुआ 1, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1। ध्यान से समझते जाना कैसे बना रहा हूं, तभी आपसे बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, ठीक। अब ये कितना आ गया, देखो मल्टीप्लाई में 3 अपॉन 4, ये मल्टीप्लाई में बेटा ना, याद रखना 3/4। अब हमको निकालना है लेमडा मैक्स, लेकिन ये फॉर्मूला है बेटा 1 अपॉन लेमडा का, और हमको लेमडा निकालना है तो हमको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें रेसिप्रोकल हो जाएंगी, दोनों तरफ से ऐसे पलट जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में। तो मैं इसको रेसिप्रोकल लेता हूं, ये ऊपर चला गया लेमडा मैक्स, तो ये सारी चीजें पलट जाएंगी, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 पलट दो। कैसे पलटेगा, देखो ऊपर क्या पहुंच जाएगा 4, और नीचे क्या पहुंच जाएगा, देखो 1 अपॉन 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7। 3 ऊपर था, 3 भी नीचे आ गया, तो देखो 4 अपॉन 3 ऐसा हो गया, और 1 अपॉन ये ऐसा हो गया, दिख रहा है, दिख रहा है, ये ऐसा हो गया। अब इसमें मजे की चीज समझना, मजे की चीज समझना, इसमें ये जो पोर्शन है, अब यहां ध्यान से समझना ना, यहां ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। इसमें ये जो पोर्शन है 1 अपॉन 1.097 इतना, इसको जब अपन सॉल्व करते हैं तो ये आता है 0.911, 0.911। ये अपन कैलकुलेटर यूज करके इसको याद करेंगे, ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा 0.911, ठीक है 0.911। ये खाली 1 अपॉन 1.097 की वैल्यू है 0.911। इसको याद करना है आपको, क्या करना है, इसको याद कर लेना है, सिर्फ थोड़ी देर के लिए कर लेना, ठीक है। इसको याद कर लेना कि 1 अपॉन 1.097 की वैल्यू क्या होती है, 0.911 कर लिए। अब बचा है जो 10 टू द पावर 7, ये भी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा। अब देखना हम इसको सॉल्व करें ना, लेमडा मैक्स इज इक्वल टू, मैं 1 अपॉन 1.097 को क्या लिखूंगा 0.911, और ये जो नीचे 10 टू द पावर 7 दिख रहा है, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -7। समझ गए, समझ गए यहां तक कि नहीं समझे। अब यहां पर क्या है 4 अपॉन 3, 4 अपॉन 3। अब आप क्या कर सकते हो, चाहो तो 4 को 3 से डिवाइड करके डेसिमल बना लो, दोनों डेसिमल मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। या 3 से कटा लो और 4 से मल्टीप्लाई कर देना, आपकी मर्जी, फटाफट आपका आंसर आ जाएगा। इस टेक्निक से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, समझ गए। इस टेक्निक से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे मान लो मैं
मल्टीप्लाई करके बनाना चाहता हूं तो आप इसको डिवाइड कर लेना, डिवाइड करके बनाना है तो डिवाइड कर लेना। 4/3 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1.33 ऐसे कुछ आना चाहिए मेरे ख्याल से। 3 1 जा 3, 1 बचेगा, डेसिमल लगेगा 1.33333 आएगा, 1.33333। तो एक तरीका तो ये हो गया कि 0.911 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻7 और इसका आंसर क्या आ जाएगा 1.333। अब आप इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई तो कर सकते हो, जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे आप देखोगे आपका ये आंसर आ गया, ये नंबर आपको मिल जाएगा 1215। करके देख लेना, मैं इसको कैलकुलेटर में कर रहा हूं, एक बार चेक करके देख लेता हूं, बाकी आप जब अपने से करके देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा 0.911 और मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 1.33 को, ये मिलता है 1.211। इसका आंसर क्या आएगा अगर हम मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो 1.211 और मल्टीप्लाई में 10⁻⁻7 है, यही है। ठीक है, यहां तक समझे? तो देखो मल्टीप्लाई करके भी आप बना सकते हो, एकदम आसानी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नहीं बनाने तो 3 से काट के 4 से मल्टीप्लाई करके बना लेना, कई तरीके होते हैं। ये हो गया। अब अपन क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं एंगस्ट्रॉम में आंसर देने का। तो एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10, तो डेसिमल को 3 कदम आगे लेके जाना है। तो जैसे आप डेसिमल को 3 कदम आगे लेके जाओगे, ये 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, यहां आ गया डेसिमल, तो इसमें 10 का पावर -7 है, 3 और जुड़ जाएगा माइनस में, तो -7 और -3 मिलकर कितना हो गया -10, और इस -10 को अपन एंगस्ट्रॉम लिख लेते हैं, इसीलिए ये 12-11 एंगस्ट्रॉम लिखा होगा। देखो एकदम एग्जैक्ट आंसर आएगा 12-11, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, 12-11 लिख लो, 12-15 लिख लो, उसमें उतना काउंटर चलता है, उतना चलता है। क्यों? इसलिए आया ऐसा कि हमने इसके पूरे डिजिट नहीं लिए हैं, 0.911 के आगे भी डिजिट आता है, उसको हमने छोड़ा है, इसलिए राउंड ऑफ में थोड़ा बहुत एरर आएगा तीसरे डिजिट में जाके। पहला डिजिट आपका ठीक रहेगा, दूसरा ठीक रहेगा, तीसरा ठीक रहेगा, चौथे में अंतर आएगा, चौथे में। तो क्या फर्क पड़ता है, जितना फ्लक्चुएशन चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 12-11 भी लिखोगे या 12-15 लिखोगे, एक ही बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा इस तरह से। तो बहुत आसान है बेटा, इसको इस तरह से बनाना है, समझ लीजिए टेक्निक। ठीक, दूसरा देखिए, जब आपको मिनिमम वेवलेंथ निकालना हुआ तो एन की वैल्यू आप इन्फिनिटी पुट कर देंगे, ये तो आपका 0 हो जाएगा, तो बना चुके पहले भी आप। अब यही वैल्यू खाली इससे मल्टीप्लाई होगी, और 1/λ की वैल्यू कितनी हो गई, 1/λ मिनिमम की वैल्यू हो गई 1.097 इंटू 10⁻7। तो जैसे आप रेसिप्रोकल लोगे तो ये उल्टेगा, तो ये भी ऐसे उलट जाएगा, ऐसे उल्टेगा। और अभी भी मैंने बताया इसका वैल्यू कितना होता है, इसको याद करना है, 0.911 इंटू 10⁻7 हो गया। और अगर -7 को -10 बनाना है तो डेसिमल को 3 कदम आगे ले जाओ, ये हो गया 911 इंटू 10⁻10, और -10 को क्या लिख लेते हैं 911 एंगस्ट्रॉम। अब आप आंसर अपना मैच कर लो, ये देखो, ये देखो 911 के आगे भी कुछ डिजिट होगा, उसको 912 लिख दिया अपन ने, 911 लिखा है, कितना फर्क पड़ता है उससे, बन जाएगा, एकदम आसान है। इसी प्रकार से आपको बामर वाला बनाना है। तो मैंने न्यूमेरिकल समझा दिया बेटा, इसको 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कर लेना। ये भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने बताया है, एकदम डिट्टो, ठीक, आसानी के साथ बन जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है, इतना प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका 3 नंबर सिक्योर हो जाएगा। तो लिमिटेशन पढ़ना है यहाँ से और न्यूमेरिकल पढ़ना है यहाँ से, मैंने दोनों चीजें बता दी, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है, जल्दी से अब आप प्रिपरेशन करिए और अच्छा एग्जाम में स्कोर करिए, ठीक हो गया जी।